राजभाषा आज का टॉपिक। मैंने लास्ट क्लास में जो पूरा कराया था ना टॉपिक, वो संवैधानिक संस्थाएं कंप्लीट करा दी थी। संवैधानिक संस्थाओं में हमने कई सारी चीजें जानी और पढ़ी, जैसे हमने कैग को जाना, हमने महान्यायवादी की बात की, हमने नीति आयोग के बारे में बातचीत की, चुनाव आयोग के बारे में बातचीत की। देखो, ऐसा नहीं है कि ये सारा पढ़ा दिया, ये एक बार आपका एक बेस तैयार हुआ। इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लोग एडवांस बैच में पहुंचेंगे, तब हम इन चीजों को दोबारा से और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो एक बार सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये जो बैच होता है, ये लगभग 2-2.5 महीने बच्चे इसमें पढ़ते हैं, फिर हम खुद बता देते हैं कि आपको मूव कर जाना है दूसरे बैच पर। वहां चीजें ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ाई जाती हैं एडवांस बैच में। एकदम से एडवांस पढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, एक बेस तैयार होता है, उसके बाद एडवांस की बात होती है। इसलिए मैंने कई सारे टॉपिक को बहुत डिटेल से नहीं कराया, लेकिन इतना कि आपका एग्जाम आए तो दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, तो उस अभी जैसे 2 महीने में पूरा कराना था कि भाई ये हो जाए फिर हिस्ट्री हो जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम है नवंबर में, दिसंबर में, उन्हें दिक्कत ना आए। अगर ऐसे पढ़ना शुरू करें तो 6 महीने का अकेला है पॉलिटिकल साइंस। टाइम चाहिएगा पढ़ने के लिए। एग्जाम के बाद फिर से दोबारा से अपना सिलेबस को पूरा डिटेल से पूरा करेंगे। चलिए राजभाषा के बारे में बातचीत करते हैं। तो राजभाषा है क्या? राजकाज की भाषा, जिसको आप कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश में अगर कहूं तो इसी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। और ये वो भाषा है जिसका यूज करते हैं ऑफिस में, यानी राजकाज में। तो जब अंग्रेज इंडिया से गए तो उन्होंने एक हमारे ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ 1-2 दिन तो रुके नहीं। अंग्रेज यहाँ राज जो कर रहे थे वो तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से करना स्टार्ट कर दिया। चाहे हिस्सा छोटा था, लेकिन राजकाज का काम तो उन्होंने शुरू कर दिया। फिर 1764 में वो लोग जो है बक्सर के युद्ध में, और 1765 में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, जिसमें लिखित हस्ताक्षर हुए इलाहाबाद की संधि में कि अब के बाद, यानी 1775 से ले लें तो उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा इलाका, तब का बंगाल आज के बंगाल जितना नहीं था, तब वो बांग्लादेश भी था, बहुत बड़ा हिस्सा था। बंगाल, बिहार और ओडिशा, जिसको आज आप नया नाम से बुलाते हैं, इन तीनों की दीवानी, मतलब पैसा कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का काम अंग्रेज देखेंगे। अंग्रेजों की पूरी लैंग्वेज की बात करूं तो वो इंग्लिश थी, वो सारा काम अंग्रेजी में करते थे। फिर उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल, वायसराय, इस तरह से बना के और सारा काम करने का तरीका अपने हाथों में ले लिया। और अंग्रेज यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद बस एक नाम बदला, हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं आया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ राज कर रही थी, और अब इस क्रांति के बाद 1947 तक, यानी 90 साल तक हमारे ऊपर राज किया महारानी ब्रिटेन ने। ये महारानी ब्रिटेन रही हो या फिर कंपनी रही हो, सब अंग्रेजी में ही बातचीत करते थे, अंग्रेजी में ही काम करते थे। इसीलिए जब ये इंडिया को आजाद करके गए तो हमारे ऊपर अंग्रेजी का इम्पैक्ट बना रहा। इन्होंने हमें न्याय व्यवस्था में काम करने की समझ दी, क्योंकि हम लोगों का न्याय जो था ना, वो राजा महाराजाओं की मनमर्जी पर बेस्ड था। लेकिन इनसे हम लोगों ने सीखा। देखिए, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो अंग्रेजों से जो हमने सीखा कि न्याय व्यवस्था कैसे चलाई जाए, प्रशासन को तरीके से कैसे चलाए। ऐसा नहीं कि हमें प्रशासन चलाना नहीं आता था। यहाँ अकबर महान, औरंगजेब, हुमायूं, और उससे पहले अगर हम जाएं तो इंडियन जो हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत बड़े बड़े राजा थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मौर्यों के टाइम पढ़िए आप कैसे इंडिया एक था। फिर गुप्तों का टाइम तो स्वर्ण काल कहलाता है, तो वो कोई विदेशी थोड़ी थे। अभी जो मैंने नाम लिए, जैसे अकबर है, कुछ लोग कहेंगे विदेशी थे, भाई हुमायूं विदेशी था, बाबर विदेशी, मान लिया। ओरिजिनल इंडियन में हम मानते हैं कि मौर्य तो यहीं के थे, यहीं जन्मे, यहीं बड़े हुए, यहीं सब कुछ सीखा, यहीं पढ़े। ऐसे ही गुप्तों ने, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कनिष्क की मैं बात कर लूं, चलो वो तो विदेशी मान लेते हैं, फिर भी इंडिया के लिए तो काम किया। हर्षवर्धन की बात कर ले, बेहतरीन राजा थे। तो प्रशासन का काम तो हमारे पास पहले भी था, हमें पहले भी समझ थी, लेकिन इनसे हमने थोड़ा सा और एक आधी अच्छी चीज जो मिली वो सीख ली। अब इनका सारा काम, चाहे देखें न्याय की बात या प्रशासन की, अंग्रेजी में था। तो धीरे धीरे इनके जाने के बाद, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई थी अंग्रेजी में काम करने की, हम अंग्रेजी में ही काम करते चले गए। और फाइनली जाके जब अंग्रेजी में काम करते करते हमें आदत पड़ गई, देश आजाद हो गया, हमने संविधान लिख लिया। लेकिन हमने संविधान में कहा कि अभी 15 सालों के लिए हम काम को अंग्रेजी में करेंगे, और 15 सालों के अंदर अंदर हिंदी को इतना समृद्धशाली बना लेंगे कि सारे काम को हम हिंदी में ट्रांसफर कर देंगे। यानी 1950 जब से आपके देश में संविधान लागू हुआ, तब से लेके 15 साल अगर देखें तो 1965 में हमें अंग्रेजी से बदल के किस पे
पे आना था हिंदी पर, लेकिन 1963 में आपके देश में फिर लिखित में आ गया ये कानून, मान लीजिए बन गया कि अब के बाद अनिश्चित काल, अनिश्चित का मतलब जिसका पता ही ना हो, अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। और वो अनिश्चित काल आज भी है और मुझे तो लगता है सदा ही रहेगा, क्योंकि हिंदी की तरफ अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई झुकाव होने की, आगे किसने देखा। और 10-20 साल आप देख लीजिए लगातार हिंदी हटती जा रही है अपने जो उसकी इंपॉर्टेंस थी उससे, और अंग्रेजी लगातार अपने पैर पसारती जा रही है। अब तो ये आलम है कि इंडिया में हर घर में रिक्शा चलाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, मजदूर, किसान, हर कोई सोचता है कि यार मैं जो जिस तरह भी जी लूं, लेकिन मेरे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने चाहिए। उन्हें चाहे कम तनख्वाह मिलती है, वो कैसे ही घर में खाना कम खा लेंगे, कपड़े खराब पहन लेंगे या कम से कम तन पे रख लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा जरूर दिलवाएंगे। यानी अंग्रेजी की तरफ जो ये अनिश्चित काल था ना 63 में, 65 में खत्म होनी थी ये और हिंदी आनी थी, लेकिन ये अनिश्चित काल 2020 में भी है और आप देख लेना 2050 तक तो ये कहीं गया नहीं। इसके बाद भी कौन सा चीजें बदलनी है, धीरे धीरे सब चीजों का झुकाव ही अंग्रेजों की तरफ हो रहा है। तो इतना आसान नहीं है अंग्रेजी की जड़ों को उखाड़ के फेंक देना और हिंदी को अपने माध्यम के रूप में अपना लेना, ठीक है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी हमने की और उस फॉर्मेलिटी में 14 सितंबर 1949 को हमने लिखा क्या संविधान में कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसकी लिपि देवनागरी है। ये लिखा हुआ है, जिसकी लिपि देवनागरी है। ये रिटन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में। पूछ लेंगे ये किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है। आर्टिकल 343 में 14 सितंबर 1900, ये 14 सितंबर तो हिंदी दिवस बाद में मनाया। जब हम पहले बात करें ना तो ये सितंबर स्टार्टिंग में नहीं था कि हिंदी दिवस मनेगा, ये तो 1953 में, इनफैक्ट 53 में जाके इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई और फिर कहा कि हिंदी दिवस मनना चाहिए ताकि लोग हिंदी की इंपॉर्टेंस के ऊपर कम से कम महत्व देना सीख जाएं। तो 1953 के बाद से ये हिंदी दिवस एक तरह से मनाने का ट्रेंड चला, लेकिन 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही तो जा रहा था ना। 26 जनवरी 50 में लागू हुआ, लगभग एंड होने वाला था 300 लगा लीजिए 395 है तो ये 343 पर, तो थोड़े ही रह गए थे लिखने। इसमें ये मेंशन किया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। तो अब ये उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हिंदी 1965 में हटनी थी लेकिन हट नहीं पाई, 63 में कह दिया अनिश्चित काल के लिए इसके समय अवधि को बढ़ाया जा रहा है। उसी दौर में 1955 में एक राजभाषा आयोग भी आया था, राजभाषा आयोग। ये राजभाषा आयोग क्या था, इसमें कहा गया कि भाई हिंदी के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर काम करेंगे। और एक आदमी थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। बीजी खेर इस पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। पेपर में आ सकता है, ये कुछ भी पूछ लेंगे। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर, वो तिलक थे ना पुराने वाले, अब ये हैं बाल गंगाधर खेर। 1955 में, 53 में इसको मनाने की शुरुआत हुई, 55 में राजभाषा आयोग बना पहला, इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। 65 में हटनी थी लेकिन फिर कहा कि चलती जाएगी अनिश्चित काल के लिए। आर्टिकल 343 14 सितंबर 1949। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए ये है हमारी राजभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज मैं एक और टॉपिक को दोबारा करा दूं क्योंकि बस अब एंड आने वाला है, तो ये लिखित में किताब में एक बार फिर से दिया हुआ था, इसलिए इसके ऊपर बातचीत हम दोबारा कर रहे हैं। क्या था सुन लो। आपातकाल मैंने बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ा रखा है आपको, पर एक क्योंकि बुक में है तो दोबारा बता देती हूँ। आपातकाल के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 352, 356 और 360 ये क्या है। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है पूरे देश में प्रॉब्लम आई है, किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, बाह्य आक्रमण कर दिया, या मान लीजिए देश में कोई इस तरह की दिक्कत पैदा हो गई कि भाई अंदर ही अंदर देश की परिस्थितियों में गड़बड़ आ गई। 3 कंडीशंस में 352 लगता है। ये है युद्ध, बाह्य आक्रमण, कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे, और पहले यहां एक शब्द हुआ करता था, मैंने आपको बताया था, ये आंतरिक अशांति, जिस शब्द का मिसयूज किया इंदिरा गांधी की सरकार ने। उन्होंने कह दिया कि इंडिया में आंतरिक अशांति है, इसलिए हम लोगों को इंडिया में आपातकाल लगाना पड़ेगा। जबकि सच्चाई ये है कि 71 के इलेक्शंस में गड़बड़ हुई थी। 1971 में 26वां संविधान संशोधन से जो उस टाइम के राजा महाराजा रह रहे थे ना इंडिया में, वो गए थोड़ी थे, उनको प्रीवी पर्स दिया गया था, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी हमारे इंडिया में मिला दो। ये उस टाइम की बात है जब देश आजाद हुआ, और इसके बदले में हम आपको एक एक महीने में ढेरों रुपया देंगे। रुपया कहां से देंगे? भारत की संचित निधि से। 47 के बाद आपको याद होगा ना भारत कैसे बिखरा हुआ था। सरदार पटेल ने कोशिश की, बहुत मेहनत की, उनके साथ बातचीत की। 565 रियासतें कम नहीं होती। इतनी सारी रियासतों के देशी राजाओं को वापस इंडिया में हिस्सा बनाने के लिए उनको राजी करना, एक एक आदमी अड़ सकता था तो बड़ी दिक्कत का काम था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी सबको धीरे धीरे करके पटेल ने राजी कर लिया। 2 साल लगे और थोड़ा लालच भी देना पड़ा, क्योंकि देखो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे किसी भी को दे के कोई ऐसे राजी नहीं होता, वो लड़ेगा झगड़ेगा। तो उनको थोड़ा सा लालच दिया गया और कहा गया कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को हमारे देश में मिला देंगे, भारत का हिस्सा बना देंगे, तो हम आपको प्रीवी पर्स देंगे। ये प्रीवी पर्स क्या है? पर्स मतलब पैसे समझ लो ताकि तुम्हें याद रह जाए। प्रीवी पर्स एक ऐसा बड़ी धनराशि थी जो उन राजाओं को, 565 रियासतों के राजाओं को ऑफर की गई थी उस टाइम में, करोड़ों रुपए, कि अगर आप इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं, अपनी रियासत को अगर आप भारत का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको हर साल या हर महीने इतने इतने रुपए दिए जाएंगे और ये आपको लाइफ लॉन्ग मिलेंगे। तो 1948 से 50 के बीच में इन सबको बनाया। 50 के बाद पूरे 50 से 60 रुपए दिए गए, भारत की संचित निधि, मतलब तुम्हारा और मेरा पैसा। फिर 60 से 70 में दिए गए। 71 में इंदिरा गांधी एक अमेंडमेंट ले आई, 26वां संविधान संशोधन, और उन्होंने लिखित में ये पास करा लिया कानूनन कि भाई अब के बाद जो ये हम प्रीवी पर्स देते हैं ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस तरह तो पूरा देश ही खाली हो जाएगा। इन राजाओं को अगर हम इस तरह से देश से पैसा, जनता से पैसा लेके और उनको दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये हिस्सा इंडिया का हिस्सा है। प्रीवी पर्स में पता नहीं कितने करोड़ों रुपए भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 के तहत जिसका गठन किया गया था उसमें दिए जा रहे थे। तो फिर ये बंद किए गए। बंद करने हैं तो तुम खुद सोचो, जिसको करोड़ों रुपए मिल रहे थे और जिसको टैक्स नहीं लगता था, जिसका, उस आदमी को कितनी दिक्कत हुई कि भैया मैं ऐसे कैसे पैसे छोड़ दूं। तो फिर उसने केस कर दिया। सिंधिया परिवार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस किया। खैर उस केस में प्रीवी पर्स को कह दिया कि हाँ भाई मना करना पड़ेगा, और आपने, आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ देश के लिए किया, लेकिन बदले में आपको बहुत सारा पैसा भी मिल गया, और अब आने वाली नस्लें बैठ के तो नहीं खा सकती ना, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप देश में हैं, बड़ी प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन अब हम आपको वो हिस्सा लंबे टाइम तक नहीं दे पाएंगे। भाई इतना बोझ देश के ऊपर कैसे सहा जाए? आप देखो पेंशन तक तो सरकार कह रही है कि बोझ है, प्रीवी पर्स कैसे निभाते? 71 में जो ये राजा महाराजा थे ना, इनके घर पे आप पढ़ के देखना कभी, इमरजेंसी के दौरान 1975 से 77 बड़े बड़े रजवाड़े देश में थे। जब हमारे पेरेंट्स का जन्म हुआ होगा ना, तब तक रजवाड़े बहुत बढ़िया चलते थे। 1975 की 77 तक चलने वाली इमरजेंसी में न जाने कितने राजा महाराजाओं के उन महलों पे सरकार ने एक तरह से कह लो, उनकी भाषा में कहूं तो डकैती डाली, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा था और ये हमारे जेवरात थे, ये हमारे गहने थे। और कहते हैं 60 ट्रक, मुझे ध्यान नहीं वो कौन सी महारानी थी, बहुत खूबसूरत, उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। लंदन में वो जन्मी थी और अभी मेरे दिमाग से नाम निकल गया कहाँ की महारानी थी, बहुत सारी हैं ऐसे, तो अब उनका ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी। हाल ही में वो, मेरे ख्याल 8-10 साल पहले ही वो एक्सपायर हुई हैं। और 1975 से 77 के बीच में जैसे उनकी बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े महलों में वो लोग रहा करते थे। और ऐसा नहीं कि वो महल आज नहीं है, आज वो होटल्स में तब्दील हो गए हैं। आप कहीं बड़े अगर इस तरह के रियासती इलाकों में जाएं तो आप देखेंगे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स चल रहे हैं उन्हीं महलों में जिनमें कभी राजा महाराजा रहा करते थे। आज भी उनकी पुश्तैनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो कि ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जो कि इंडिया में चलते भी नहीं, विदेशी ब्रांड, वो गाड़ियां आज भी एज इट इज खड़ी हैं, लग्जूरियस गाड़ियां। और उनके होटल्स के कमरों के जो वो है ना राजघरानों में, वो कोई कोई हजारों में किराए पे देते हैं, वहां लोग फंक्शंस भी करते हैं। तो प्रीवी पर्स बंद कर दी गई 26वां संविधान संशोधन लगा के। ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूं? क्योंकि इन्हीं चीजों ने जन्म दिया था आपातकाल को, वैसी कंडीशंस को। चलिए, तो आंतरिक आपातकाल हुआ, इसका मिस यूज किया इंदिरा गांधी की सरकार ने, इसीलिए आने वाली अगली सरकार ने 1978 में कहा कि अब के बाद आंतरिक आपातकाल शब्द संविधान में नहीं रहेगा और इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? सशस्त्र विद्रोह से, कि अगर देश में कहीं भी लोग शस्त्र लेकर इकट्ठे होंगे, विद्रोह करने की कोशिश करेंगे, तो फिर देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी शस्त्र लेके आप 1,00,000-2 लाख की जनसंख्या को इकट्ठा नहीं कर सकते, ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में है। 352 के तहत देश में आपातकाल लग जाएगा अगर कहीं पर कोई कम्युनिटी विशेष, कोई धर्म विशेष या कोई भी इस तरह के बहुत सारे लोग, आम जनता ही क्यों ना हो, इकट्ठे अगर होते हैं कि 50,000 लोग जो है शस्त्र लेकर आ गए सड़कों पर, तो फिर आर्टिकल 352 के तहत देश में आपातकाल। आपातकाल आप समझ सकते हैं ना, फिर
पुलिस अपनी पावर का कैसे भी मिसयूज कर सकती है, वो कितना ही मार पीट सकते हैं। जैसे कि अभी इस पेंडेमिक की शुरुआत याद करो, वो कोई आपातकाल नहीं था, वो तो सिर्फ कर्फ्यू एक आधी जगह लगा, वरना ये था कि भाई धारा 144 4 लोग इकट्ठे ना हो। तब देखो पुलिस ने कैसे घर में रोक दिए थे लोग, वो कोई आपातकाल थोड़ी था। अगर आपातकाल लग गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बुरा हाल होगा। बोलने की आजादी भी छीन ली जा सकती है, ये लिखित में है संविधान में। ठीक है, चलिए अभी जैसे ये जो ये पेंडेमिक आया तो यूट्यूब कहाँ रुका, फेसबुक कहाँ रुका, व्हाट्सएप कहाँ रुके, लोग अपने मैसेजेस देते रहे। यानी अभिव्यक्ति की आजादी तो थी, अखबार भी चलते रहे, टीवी भी चलता रहा। अभिव्यक्ति की आजादी मिलना भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आपातकाल लग गया ना देश में 352, तो अभिव्यक्ति की आजादी भी छीनी जा सकती है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो यूट्यूब पे ये कर सकता हूं, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, या मैं तो फेसबुक पे लाइव आके ये कर सकता, ये कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा अगर 352 लगा। आज तक देश में 3 बार 352 का यूज किया गया। 1962 में हमारे ऊपर चाइना ने अटैक किया, कंडीशन बहुत खराब थी, और लगातार 6-6 महीने करके हम इस अटैक के कारण एक डर मान लीजिए, या एक अनसेफ तो होता ही है ना, जब कोई इस तरह की बड़ी ताकत अगर अटैक कर दे तो हम धीरे धीरे करके हमें स्थिति लगा कि अभी कंट्रोल में नहीं है। अटैक तो खत्म हो गया, लेकिन 62 के बाद फिर 6-6 महीने करके हम 68 तक उस परिस्थिति को थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते चले कि भाई ऐसा ना हो ये चाइनी फिर दोबारा हमारे ऊपर अटैक कर दे। ठीक है, तो ये आपातकाल वैसे तो 62 आएगा, लेकिन अगर पूछे कब तक चला तो 68 तक। फिर दोबारा देखो 2 साल बाद ही, 3 साल बाद ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, 71 का युद्ध। ये युद्ध भी बंद हो गया, जून जुलाई आते आते समझौता हुआ शिमला में, युद्ध बंद। लेकिन परिस्थितियां खराब थी, इसलिए 77 तक लगातार थोड़ा भाई थोड़ा भय का माहौल कह लीजिए, एक डर का माहौल तो उनके देश में भी हमारे देश में भी। इसके बीच में 1975 आता है और इंदिरा गांधी ये आंतरिक आपातकाल का मिसयूज करती हैं 21 महीने तक। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तीसरी बार, तब देश में आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड नंबर वाला आपातकाल चल रहा था। जब 1965 में पाकिस्तान की और हमारा युद्ध हुआ था, जिसमें शास्त्री जी वापस ही नहीं आए थे ताशकंद जाके, तब हमने आपातकाल नहीं लगाया था। देखो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 62 से 68 तो ऑलरेडी लगा हुआ था, दोबारा क्यों लगाते। फिर जब दोबारा लगा था तो तीसरा क्यों लगाया, ये भी तो बीच में था। इसका कारण है, इन दोनों का कारण था हमारा और पाकिस्तान, या हमारा और ये चाइना का जो युद्ध चल रहा था। लेकिन अब कारण था आंतरिक आपातकाल, तो इसीलिए शब्द बदला ना, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा आ जाती हैं। इसीलिए 75 से 77 में आंतरिक आपातकाल के कारण तीसरी बार आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, तो ये था आपातकाल। अगला है 356। 356 में क्या हुआ देखें, 356 है जिसमें किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र के अकॉर्डिंग काम ना हो रहा हो, तो फिर वहां पर राज्यपाल 15-15 दिन में रिपोर्ट तो जाती है हर राज्य की गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री देखता है, उसको लगता है भाई गड़बड़ चल रही है, वो तुरंत राष्ट्रपति को सूचित करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल से कांटेक्ट करके बातचीत करेगा कि क्या स्थिति खराब है, काबू में है, नहीं है। अगर वो कह देगा कि जी गड़बड़ है, बातचीत नहीं बन रही बात यहाँ पे, तो तुरंत से आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। काम करेगा राज्यपाल, लेकिन नाम होगा राष्ट्रपति शासन का। राष्ट्रपति शासन का मिसयूज हो सकता है, कोई भी राज्यपाल लगवा ले कहीं भी। मान लीजिए किसी राज्य में आज की डेट में कांग्रेस की सरकार है, राज्यपाल तो राष्ट्रपति की मर्जी के है ना, पीएम की मर्जी के। सरकार कांग्रेस की यानी सीएम कांग्रेस का, और वहां पे राज्यपाल हो बीजेपी का, तो राज्यपाल पावर का मिसयूज करके और वहां पे विधानसभा को भंग करवा दे, सीएम की पावर को अपने हाथ में यूज करवा ले 356 के तहत। इसीलिए 356 का मिसयूज ना हो, इसलिए इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर कोर्ट में ये गलत प्रूफ हो गया कि भाई राज्यपाल ने गड़बड़ की है, तो फिर राज्यपाल की इज्जत पे बात आएगी, नौकरी मतलब जिस पद पे बैठा है उस पे बात आएगी। इसीलिए कई बार ऐसा हुआ है कि जब गड़बड़ फील होती है, लगता है कि इसने मिसयूज किया पावर का, राष्ट्रपति ने, राज्यपाल ने, पीएम ने मिलके, क्योंकि तीनों एक ही पार्टी के होते हैं। आज देखिए बीजेपी के ही देश के पीएम हैं, बीजेपी के ही राष्ट्रपति हैं, और बीजेपी के ही कहीं भी राज्यपाल हैं पूरे देश में। तो अगर किसी राज्य में आज कांग्रेस की सरकार है, तो वहां का सीएम कांग्रेस का है। अब सीएम के ऊपर तो गलत ब्लेम लगा देगा कोई भी, ये तो भाई गलत हो जाएगा ना। इसलिए कहा गया न्यायिक पुनर्विलोकन पे इसको चुनौती दी जा सकती है कि भाई कैसे लगा दिया आपातकाल, दिखाओ कौन सी कंडीशन खराब थी। आर्टिकल 356 के लिए स्थिति तो खराब होनी चाहिए। आपके राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल होता है, तो आप कह सकते हैं कि लगाओ आपातकाल, अदरवाइज नहीं। और वो राष्ट्रीय नहीं है, वो संवैधानिक गड़बड़ी
गड़बड़ एक राज्य में, दो राज्य में होगी, पूरे देश में एक साथ नहीं होगी। उस टाइम पे क्या होगा, सारी पावर सीएम की, विधानसभा की खींच के और राष्ट्रपति दे देगा राज्यपाल को। तो राज्यपाल की मर्जी से राज्य चलेगा। इसको लगाने के बाद मान लीजिए कहीं लग गया किसी राज्य में, 2 महीने में लोकसभा राज्यसभा इसको पारित करे, 2 महीने तक तो लगा ही रहेगा आराम से। और अगर वो पारित कर देती हैं तो 6 महीने के लिए, फिर दोबारा से पारित कर देंगे तो फिर 6 महीने के लिए, 6-6 महीने करके 1 साल के लिए कोशिश करते हैं। इस टाइम में आप चीजों को सुधार लीजिए, राज्य की जिम्मेदारी है। अगर ज्यादा ही गड़बड़ है और चुनाव आयोग कहे भाई यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते, स्थिति बहुत खराब है, तो फिर इसको मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जाता है। मैक्सिमम वो कंडीशंस के साथ बढ़ेगा। अगर ज्यादा ही खराब हालत है, जैसा कि पंजाब में थी, जैसे कि कश्मीर में कई बार हुई, तो फिर संविधान में अमेंडमेंट करके इसको जितनी जरूरत हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए संविधान में बहुत बड़ा चेंज करना पड़ता है। इसीलिए आज तक ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है, एक कश्मीर के मुद्दे पर, और अगर कहें मेन इंडिया में, कश्मीर का तो संविधान ही अलग था ना उस टाइम तक, अगर मैं मेन इंडिया में तो आप कहेंगे पंजाब में ऐसा हुआ था, जब 1987 से 1992 5 साल तक देश में, इसमें पंजाब में आपातकाल लगा रहा था। वो राष्ट्रीय आपात नहीं था, वो था राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। ठीक है, चलिए 356 तो कितने महीने बताया मैंने, 6 महीने, और 6-6 महीने करके मैक्सिमम कितना, 1 साल, और ज्यादा खराब स्थिति हो तो 3 साल। ये मैक्सिमम 3 साल खराब स्थिति पर है, वैसे मैक्सिमम पूछेंगे तो 1 साल है। 352 का लिखित में कोई नहीं है, वो डिपेंड करता है, अनिश्चित काल है भाई। अगर स्थिति खराब रही 10 साल तो 10 साल भी लगा रहेगा, और 10 दिन में ठीक हो गई तो फिर उसको वो एक कागज दे देंगे। मान लीजिए 352 लगा और फिर फील होता है कि यार 15 दिन में स्थिति ठीक हो गई, 15 डेज में, तो क्या करें, क्या वो लगा ही रहेगा? नहीं नहीं, फिर उस कंडीशन में एक कागज तैयार होगा। अगर स्थिति ठीक हो जाती है 1/10, जिसको आप कहते हैं संसद का कोरम, इतने लोग इस कागज पे साइन करेंगे, ये एमपी होंगे लोकसभा राज्यसभा के। और अगर सेशन चल रहा है तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को वो लेटर दे देंगे कि सर इसमें लिखा है कि इतने लोगों ने, कि हमें लगता है कि देश की स्थिति सुधर गई और आर्टिकल 352 को, राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले लेना चाहिए। भाई आपातकाल में काम धंधे भी तो रुक जाते हैं ना, फिर थोड़ी फैक्ट्री खुलेंगी, फिर थोड़ी इंडस्ट्री खुलेंगी, फिर तो स्थिति में परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सेशन नहीं चल रहा, सत्र मैंने आपको समझाए हुए हैं, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, पता है ना। अभी आप देख रहे हैं कई राज्यों का, देखो मॉनसून सत्र चल रहा था, तो ये लोकसभा अध्यक्ष, अगर सत्र नहीं चल रहा तो फिर ये राष्ट्रपति को देंगे कि सर ऐसे ऐसे हमें लगता है आपातकाल अब खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही लेटर मिलेगा राष्ट्रपति तुरंत एक्टिव हो जाएगा और 14 दिन के अंदर अंदर वो तुरंत से बैठक बुला देगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा की। और अगर ये लोकसभा राज्यसभा अलग अलग बुलाएगा, लोकसभा अलग राज्यसभा अलग, प्लस का मतलब दोनों की, अगर ये साधारण बहुमत से कह दे कि हाँ भाई हमें लगता है अब जरूरत नहीं है, तो फिर देश में आपातकाल को हटा लिया जाएगा। जब आपातकाल लगता है ना, तब 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत चाहिए होता है कि 2/3 कहे कि हाँ ठीक है भाई आपातकाल लगना चाहिए, और ये लोकसभा भी कहे और राज्यसभा भी कहे, 2/3 तो लगता है। लेकिन हटाना है अगर, तो साधारण बहुमत चाहिए, मतलब 50% प्लस 1 हो बेशक। हटाना बहुत आसान है, लगाना मुश्किल है। और एक खास चीज, संविधान संशोधन करने पर और आपातकाल के लिए कभी इस तरह की संयुक्त बैठक नहीं बुलाते, अलग अलग दोनों 2/3 पास करो तो आपातकाल लगेगा, वरना नहीं। टाइम से पहले खत्म करना है, मान लीजिए 6 महीने के लिए लगा हुआ है, 3 महीने बाद स्थिति सुधर गई, बदल गई, तो क्या करें फिर? वही कि अगर सेशन चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में दो, कितने लोग, 1/10 संसद का कोरम। और अगर नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति को दो, फिर राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर बैठक बुला लेगा, और बैठ के अगर साधारण बहुमत से कहते हैं कि इसको हटा दो तो हट जाएगा। बहुत आसान है हटाना। ठीक है, ये 356 समझा दिया। 360 जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय, पहले वाले का राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे वाले का राष्ट्रपति शासन, तीसरे का वित्तीय आपातकाल। देश पे ही आता है वैसे ये वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छी बात है, इंडिया में आज तक नहीं लगी, लेकिन अगर इसी तरह से जैसे आज काम हो रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है 1 आधे साल में अब सुनने में आ जाए कि देश में आपातकाल लगेगा, वित्तीय आपातकाल। इतनी खराब स्थिति कितने दिन तक चलेगी? माइनस में ग्रोथ होना, जीरो ग्रोथ तो
भाई जीरो मतलब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जीरो से भी -23 तक 24 तक पहुंचना ये बहुत खराब स्थिति है। और इससे ये दिखता है कि आपके देश में चीजें उतने पे नहीं रही जितने पे थी, उससे नीचे गिर गई हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और अगर इसी स्पीड से चीजें घटती रही तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, और घटेंगी अगर देश में सरकार ने काम नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर वाले काम नहीं करेंगे, उनको जनता से कुछ नहीं लेना, और होना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, वो गलत नहीं है। देखो, प्राइवेट कोई भी आदमी काम करता है ना, आप अपने आप को देखो। अगर आप खेती करते हो तो वो आप सरकारी थोड़ी कर रहे हो, कोई खेती भी कर रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है, कोई दुकान पे बैठा है, ये सब प्राइवेट काम है। प्राइवेट काम का मेन टारगेट होता है मुनाफा कमाना। किसान भी तो मुनाफे के लिए काम करता है। अगर किसान को कहें तुम फ्री में पैदा करते रहो गेहूं चावल, तो कौन करेगा? मुनाफा होगा तभी आदमी काम करेगा ना। किसान अगर 1 लाख रुपया खेत में लगाता है तो उसको कम से कम 2-2.5 लाख तो बचने चाहिए। अगर मान लो 1 लगाया और 80,000 कमाए तो फिर क्या करेगा किसानों? कितने दिन करेगा? कोई रेहड़ी वाला कहीं अंडे की रेहड़ी लगा ली, फल की, सब्जी की, वो 1,000 रुपए का सामान लाया, अब उसका अगर बिकाई 500 रुपए का, 500 रुपए का खराब हो गया तो क्या वो दोबारा लगा लेगा? नहीं लगाएगा। 500 की कितने दिन लगाएगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। हर चीज इस देश में, पूरी दुनिया में मुनाफे के सिद्धांत पर चलती है, और चलनी भी चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं तो मुनाफे के लिए करते हैं, लेकिन मुनाफे की प्रतिशतता एक हद तक होनी चाहिए। वो गला काट ना हो। ऐसा ना हो आप सामान है 50 रुपए का और उसको 5,000 का बेच रहे हैं, तो है गलत। हर आदमी मुनाफे के लिए काम कर रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। सरकार भी मुनाफा कमाना चाहती है, और ठीक है, सरकार का मुनाफा मतलब तुम्हारा मेरा मुनाफा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब सरकार का एक काम था कल्याणकारी राज्य का। कल्याणकारी, इसका मतलब होता है सबका भला हो। आपने अच्छी तरह से संविधान को समझा है। एक शब्द हमने जोड़ा था, समाजवाद। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो समाज की भलाई के लिए काम करे। सरकार सोशलिज्म को बढ़ावा दे। सोशलिज्म का सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या होता है? अमीरों को कभी फायदा नहीं होता। इसका फायदा होता है एवरेज से नीचे वालों को। कारण उनको बराबरी की सुविधाएं मिल जाती हैं, बहुत सारी, सड़क की, पानी की, पार्क की, घूमने फिरने की जगह की, क्योंकि बहुत सारी चीजें सबके लिए बराबरी पर होती हैं। वहां ये नहीं होता कि आप अमीर हैं तो आपको अलग से हक मिलेगा। लेकिन अगर समाजवाद का कॉन्सेप्ट हटा देंगे तो फिर हम पूर्ण रूप से पूंजीवादी कहलाएंगे, और पूंजीवाद में गरीबों की कोई जगह नहीं होती। पूंजीवाद में गरीबों को और ज्यादा नीचे गिराया जाता है ताकि ये खत्म हो जाए, ये समाज से गायब हो जाए। इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका गरीब है, हम ये सब जानते हैं, सच्चाई है। इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको कि सिर्फ इतना कमाने का हिसाब किताब है कि उनका किसी तरह गुजर बसर हो रही है। कितने लोगों के सिर पे छत भी नहीं है, 2 टाइम का ढंग से खाना नहीं बनता, गिन गिन के जहां रोटी खाई जाती है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। ये झूठ तो नहीं है ना, ये सच्ची बात है। इंडिया के बारे में हम सब इस बात से अवगत हैं। इसलिए इंडिया की जरूरत थी कि हम कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा दें, क्योंकि इंडिया में अमीर भी बहुत हैं लेकिन प्रतिशतता बहुत कम है, बहुत कम। आपके देश में ना हार्डली 5% लोग होंगे जिनको असली अमीर माना जाए कि भाई सच में अमीर है। अमीर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपने लायक कमाएं। अमीर का मतलब जो यहाँ पैरामीटर है कि आप समाज को भी योगदान दे सकें। एक तो जबरदस्ती का योगदान टैक्स के रूप में छीना जाए, एक ये कि आप जरूरत आने पर समाज को हेल्प कर सके। 5% अमीर लोग हैं और ये बहुत बड़ा टैक्स देते हैं, बहुत बार जन सेवाएं देते हैं, बहुत बार ये एनजीओ और इन सबको पैसा, आपने देखा होगा कभी किसी ने कितना दान कर दिया, किसी ने। इन लोगों के उस पैसे का टारगेट क्या होता है कि देश, समाज, सरकार, ऑर्गेनाइजेशन समाज की भलाई के लिए काम करें। आप देखते हैं कितने सारे लोग जो हैं वो कहीं कहीं पर एनजीओ जाके गरीबों की बस्तियों में पानी की टंकियां रखवा देती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बच्चों के खेलने के लिए कुछ कुछ डेवलप कर देते हैं। ये वो जबरदस्ती में नहीं कर रहे, एक मॉरल ड्यूटी होती है हर समाज की कि अगर आप हैव्स में हैं, आप उन लोगों में हैं, उन कुछ चुनिंदा लोगों में हैं जिनको कि भगवान ने दिया, आप अच्छा कर्म करते हैं, आपके पास कमाने के जरिए हैं, तो आप एक छोटा सा प्रतिशत अगर गरीबों को दे दें तो इससे कमी नहीं होती। लेकिन वो दिया किसको जाता है? सरकार को, ताकि सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर पाए। अगर सब चीजें बिकती चली जाती हैं तो फिर कल्याणकारी राज्य को भूल जाना, क्योंकि फिर सबका टारगेट मुनाफा था, कोई बुराई नहीं, लेकिन इस मुनाफे का एक छोटा सा प्रतिशत था पूंजीवादी लोग देश की सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए देते थे। मैंने कई बार आपको बताया, अमीरों के बच्चे ना सरकारी स्कूल में पढ़ते, ना अमीर खुद, ना उनके माँ बाप
सरकारी अस्पताल में जाते। तो अगर ये सरकारी अस्पताल बिकेंगे, ये सरकारी स्कूल बिकेंगे, कोई भी सरकारी चीज बिकेगी, तो सबसे बड़ा नुकसान गरीब का होगा। जो कुछ ठीक ठाक अच्छे लोग भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं ना, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि ये वैसा ही काम होने वाला है जैसा कभी बीईआईसी के टाइम पे हुआ। बीईआईसी में पूरा इंडिया नहीं रोता था, अमीर उस टाइम खुश थे क्योंकि अमीरों की इंपॉर्टेंस एज इट इज थी। तब पिसा था आम भारत, तब मरा था, कुचला था, दबा था आम भारत, और अभी भी ऐसा ही होगा। अमीरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसकी बढ़िया कोठी है, बढ़िया गाड़ियां, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें पिसेगा आम इंसान, पिसेगा मजदूर, पिसेगा गरीब, दलित, जो कि आरक्षण लेके थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए पीढ़ियां, मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिए, दुनिया की पीढ़ियां बदली थी, अब वो सब बंद हो जाएगा। और अगर ऐसी हालत रही तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपके देश में वित्तीय आपातकाल भी सुनने में आ जाए। और वित्तीय आपातकाल लगेगा तो फिर तुम सोच लो देश में कैसी हालत होगी। आज तक लगा नहीं था, लेकिन आज तक ग्रोथ रेट भी कभी -23 नहीं गई थी। हमारे दादाओं के टाइम की बात है, जब आजादी आई थी, मुझे ध्यान है हमारे दादा बताते थे, उस टाइम पे वो लोग जो थे वो यंग थे, तो उस टाइम पे जब वो यंग थे तब सोचो हमारे दादा वगैरह तो अनपढ़ थे, तब भी देश की ग्रोथ रेट माइनस में इतनी नीचे नहीं गिरी थी। उन अनपढ़ टाइप के, जो पूरा समाज ही अनपढ़ बराबर था, तो पढ़ते ही हार्डली 1% लोग होंगे। उस टाइम के लोगों ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रखी थी। और आज इंडिया जो सो कॉल्ड लिटरेट है, आज इंडिया की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा कमजोर थी कि एक पेंडेमिक आया, पूरी धरती पर आया, लेकिन इंडिया की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई कि -23 पे जाके रुकी है। और अब क्या गारंटी है कि अगली छमाही में ये उभर जाएगी? माइनस से 0 आने में भी उसको हो सकता है 3-4 साल लग जाएं। तो आप खुद सोचो देश के विकास की बात कैसे करेंगे। चलिए, ये मैंने आपको तीनों समझा दिए, अब हम लोग इसको फाइल से पढ़ लेते हैं, पीडीएफ से पढ़ लेते हैं। पंचायती राज नहीं, पंचायती राज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 1-2 दिन में आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, इसमें देखो कहाँ है, ये तो पंचायत है पूरा, ये भी पंचायत का हिस्सा है। नेक्स्ट फाइल में है वो राजभाषा, उसकी हेडिंग ही राजभाषा है। तो आप लोगों को समझ में आया कि राजभाषा कैसे काम करती है। राजभाषा के असलियत अगर बताऊं तो राजभाषा ये वाला है राजभाषा, ये ठीक है, ये देखिए, ये है हमारी राजभाषा। ठीक है, बस यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे आज। देखो जरा, राजभाषा के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो हमें क्या क्या याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 343, अनुच्छेद याद रखना 343 के अनुसार संघ की राजभाषा, संघ क्या है, हम ये क्यों लिखा देश की राजभाषा, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसलिए लिखा संघ की राजभाषा। 2 चीजें हैं, इसके साथ साथ सुनना इस बात को, एक होती है राजभाषा और एक होती है राष्ट्रभाषा। ये दोनों अलग अलग होती हैं। पेपर में आ जाए हिंदी हमारी क्या है तो आधे टिक कराएंगे राष्ट्रभाषा, इसको बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल मतलब जिसमें हमारे ऑफिस के काम होते हैं, और ये होती है नेशनल लैंग्वेज। पूरा देश जब एक भाषा बोलेगा तो वो नेशनल कहलाएगी, पूरा देश माने कि ये हमारी है। अगर आप इंडिया को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया का ये वाला हिस्सा हिंदी न समझता न बोलता, ये तो पढ़ते भी नहीं, आधे स्टेट्स में तो हिंदी पढ़ाई भी नहीं जाती। ये पूरा दक्षिण, जिसमें कर्नाटका मान लीजिए, केरला मान लीजिए, इस तरफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, 5 स्टेट्स में तो बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर। इस तरफ के उड़ीसा के लोग भी बहुत कम समझते हैं, बहुत ही कम। फिर भी मान लेते हैं चलो उड़ीसा का एक हिस्सा है। इसके बाद ये तो चलो पूरा है, कश्मीर की तरफ भी हिंदी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जिसको आप कहते हैं वो 7 सिस्टर्स वाला, उनमें भी कोई हिंदी नहीं बोलता ना समझता, उनकी भाषा में हिंदी नहीं है। अंग्रेजी वो समझते हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं, लेकिन हिंदी नहीं। यानी अगर समझ पा रहे हो तो इंडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसको आप कहते हैं उत्तर भारत, सिर्फ ये हिंदी को बोलता और समझता है। कश्मीर में भी हिंदी बहुत कम बोली लेकिन समझी पूरी जाती है, ठीक है, हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया। उत्तर भारत में हिंदी समझी बोली पढ़ी लिखी जाती है, लेकिन पूरा दक्षिण भारत हटा दीजिए, हिंदी नहीं यूज करता। और उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट, ये 7 बहनें प्लस सिक्किम, ये पूरे हिंदी यूज नहीं करते। जब इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा प्रतिशतता, इतना बड़ा क्षेत्रफल अगर हिंदी ना बोलता, ना समझता, ना यूज
यूज करता, ना पढ़ाता, तो फिर क्या हिंदी को राष्ट्रीय कहना ठीक होगा? नहीं, ठीक नहीं होगा। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। लड़ाई लड़ी थी, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हिंदी बनेगी राष्ट्रभाषा। तो साउथ इंडिया के लोगों ने कहा भाई क्यों बना रहे हो हिंदी को? तो बोले जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है कहाँ की? यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में सब हिंदी भाषी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या ज्यादा है लेकिन सारे थोड़ी बोलते हैं। फिर कहा कि जनसंख्या ज्यादा है तो 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। आपने नेशनल एनिमल किसको बनाया? हमारा राष्ट्रीय पशु क्या था? आप जानते होंगे शुरू में हमारा राष्ट्रीय पशु जो था वो शेर था, बाद में टाइगर बना। पता है आपको ये बात? बाद में बना है टाइगर। स्टार्टिंग में क्या था? शेर। 1966-67 तक तो बिना डाउट के शेर को हमने। अब शेर कहाँ मिलता है इंडिया में? सिर्फ एक स्टेट में। एशियाई शेर सिर्फ और सिर्फ गुजरात में, और कहीं नहीं है। गिर के जंगल आपने सुने होंगे ना, गिर फॉरेस्ट। तो गिर में सिर्फ एशियाई शेर है पूरे इंडिया में, और कहीं नहीं मिलता। वो अलग बात है कि वहां से ले आते हैं और फिर पिंजरे में कैद करके एक एक कहीं कहीं बड़े बड़े जू में रखा है। लेकिन एशियाई शेर जो आराम से घूमते फिरते हैं जंगल के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में एक स्टेट में मिलते हैं, और वो है गुजरात, गिर के फॉरेस्ट में। ठीक है, तो शेर उन्होंने कहा आप तो कह रहे हो कि नेशनल एनिमल आप शेर को बनाओगे, तो क्यों बनाओगे? उस टाइम पे शेर था। तो बोले शेर भाई ताकत और शान का प्रतीक है। तो कहा कि अभी तो आप बात कर रहे थे कि नेशनल चीज वो होनी चाहिए जिसकी संख्या ज्यादा हो। शेर तो इस देश में हार्डली कुछ 100 हैं, तो आप शेर को नेशनल एनिमल मत बनाओ। ये साउथ इंडिया वाले कह रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा गली गली में दिखाई देते हैं कुत्ते, तो आप कुत्ते को नेशनल एनिमल बना लो। कितनी शर्म की बात है कोई देश कहे कि हमारा नेशनल एनिमल कुत्ता है, एक कहे शेर है। शेर ताकत का प्रतीक है ना, साहस का, इसीलिए शेर बनाना चाहते हो। तो फिर जनसंख्या की बात क्यों कर रहे हो? तुम जानवरों में तो संख्या की बात नहीं कर रहे। फिर पूछा तुम्हारा नेशनल बर्ड क्या है? तो नेशनल बर्ड हमें पता है पिकॉक है, भाई मोर है। तो मोर तो पूरे देश में है ही नहीं। मोर तो शहरों में तो ना के बराबर, गांव में कहीं कहीं दिखते हैं। सबसे ज्यादा इस देश में दिखता है कौवा। हर घर के आसपास गली में आपको कौवे जरूर मिलेंगे। काला कौवा तो हर जगह है। तो इन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, कौवे को अपना नेशनल बर्ड बना लो। अब इमेजिन करो पूरी दुनिया में कहीं बैठक हो रही है और हम कहें कि हमारा नेशनल एनिमल जो है वो कुत्ता है और नेशनल बर्ड कौवा है, तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? पिकॉक सुंदरता के कारण और शेर अपनी ताकत के कारण। फिर टाइगर को बनाया बाद में 67 के बाद। फिर सच में ये फील हुआ कि हाँ दक्षिण भारत के लोग ठीक कह रहे हैं, अगर वो पूरी हिंदी ना बोलते ना समझते तो हम राष्ट्रभाषा कैसे कह सकते हैं। इसीलिए कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मत दो, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दो, राजकाज की भाषा। पर कितनी अजीब बात है, जिसको आप राजकाज की भाषा कहते हैं वो आपके राजकाज में यूज ही नहीं होती। इनफैक्ट अब जब पेपर देने आप जाओगे ना तो आप देखना हमेशा लिखा होता है रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर, ऐसे लिखा आता है ना। उसका मतलब होता है जो लिखित में है पहले इसको पढ़ ले, ऐसे होता है। एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, और फिर इसी में एक पॉइंट लिखा होता है जिसमें वो कहते हैं किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा। यानी इस देश में जिसकी राजभाषा हिंदी है, जिसकी जबान पर हिंदी है, जनमानस की भाषा हिंदी है, वहां के पेपर में ये लाइन लिखी होती है किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अंग्रेजी के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। यानी तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है कि तुम्हारी इस भाषा में प्रश्न सही लिखे होंगे। सोचो जरा, इसीलिए हम लोग इंग्लिश की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, यही कारण है। और अजीब बात है कि इंग्लिश हमारी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि रियलिटी ये है कि काम सारे का सारा, चाहे कोर्ट में तुम्हें पता नहीं होगा, जो ये दिखावट करते हैं ना टीवी में सनी देओल तारीख पे तारीख ऐसे डायलॉग मारते हैं, या जितना भी है सब झूठ है। क्योंकि कोर्ट के काम इस देश में, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके काम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। ये हिंदी का यूज ही नहीं करते। जजमेंट भी अंग्रेजी में होती है और जो वकील बातें करता है जज से, वो भी अंग्रेजी में है। ये सब दिखावट है जो टीवी में आपके सामने पोर्ट्रे की जाती है। ऐसा नहीं होता, इतनी बकवास कोई जज बैठ के नहीं सुनता। तो ये इंग्लिश में होता है सारा काम। चाहे पेपरों की बात कर लें, वो खुद कह रहे हैं कि मान्य अंग्रेजी है, चाहे जजेस की बात कर ले, चाहे किसी जगह चले जाओ, इसलिए दिखावटी कह रहे हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है। आज सच्चाई ये है कि न राजभाषा न राष्ट्रभाषा, पर क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर देना राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, चलिए वापस से पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी।
नेक्स्ट, संविधान के आरंभ में देखो क्या बोले, 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में करने का निर्णय लिया गया, किंतु संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963, पहले 50 में क्या बोले, 15 साल तक बस हम अंग्रेजी का यूज करेंगे, 15 साल में हम हिंदी को इतनी ताकतवर, इतनी समृद्धशाली बना लेंगे कि हम हिंदी को ले आएंगे, अंग्रेजी को हटा देंगे। लेकिन फिर देखो 65 आने से पहले 63 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार संघ के सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। और ये अनिश्चित तुम्हारे पिताजी के जन्म के हेरफेर में स्टार्ट हुआ था और अब तुम भी बड़े हो गए हो, अब तक तो अनिश्चित का पता नहीं, अनिश्चित मतलब कितना भी। अब ये मान के चलो कि इंडिया में सदा अंग्रेजी रहेगी, हिंदी उतनी समृद्धशाली बनने ही नहीं देंगे। अगर बन भी सकती है, बन सकती है इनफैक्ट, लेकिन बनने नहीं देंगे। अनिश्चित काल के लिए 63 में कह दिया, पहले कह रहे थे 65 में हटा देंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये 22 भाषाओं का चैप्टर पूरा कराया था, आपको याद भी होगा। 7वीं अनुसूची में था शक्तियों का बंटवारा और 8वीं में थी मानक भाषाएं। पहले 14 मानक भाषाएं थी, फिर सिंधी आई 15वीं, फिर 3 आई अणा अणा विदेशी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर 4 आई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी 14 जमा 1 जमा 3 जमा 4 इनके अमेंडमेंट थे। 21वां, 71वां और 92वां, ये आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया था। इसी के साथ मैंने नोट की भाषाएं भी बताई थी कि नोट पे टेबल जो होता है पीछे नोट के पिछले हिस्से पर, उसमें कितनी भाषाएं, 15, फिर एक अंग्रेजी है, एक हिंदी है, तो कुल मिलाकर किसी भी करेंसी नोट पर इंडिया में छपने वाले पर 17 भाषाएं। उस टेबल में 15 मानक और एक हिंदी को भी मान लें तो 16 मानक भाषाएं। तो कुल भाषाएं नोट पर 17, मानक भाषाएं 16 और टेबल में पूछे उस छोटे से में तो 15। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। 343 भाषा का है तो 44 में भी भाषा के ऊपर ही बातचीत की गई। नेक्स्ट देखें, ये राजभाषा कंप्लीट हो गया। आपात उपबंध, तो हमारी पहली, अगर पूछेंगे फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी, लेकिन सेकंड पूछ ली तो द्वितीय राजभाषा तो आप कहेंगे अंग्रेजी। काम सारा किस में कर रहे हैं, जिसको द्वितीय कह रहे हैं उसमें। आपात उपबंध, क्या तरीका है हमारे देश में आपातकाल को डील करने का। पहला पॉइंट देखो, भारतीय संविधान के 3 प्रकार के संविधान में आना चाहिए था। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का उपबंध है, 3 प्रकार के आपातकाल। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। इनमें से 360 आज तक तो नहीं लगा और 352 आज तक 3 बार लगा और 356 बहुत बार लग चुका, अब गिनती नहीं है। सिर्फ 2 राज्यों में नहीं लगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, बाकी सब में लग चुका। पहला पंजाब में लगा था, फिर पेप्सू याद है, पंजाब एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। नेक्स्ट देखो, 352 को एक्सप्लेन किया है, कब लगता है ये, इसकी घोषणा 3 कंडीशंस दिखाई गई हैं। कौन सी, देखो जरा, युद्ध, अगर युद्ध है तो लगेगा, अगर युद्ध नहीं है, हमारे ऊपर कोई बाहरी आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। पहले ये शब्द क्या था, पहले ये शब्द था आंतरिक आपातकाल, किसने मिसयूज किया, इंदिरा गांधी। तो शब्द बदल के क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र, पहले कहीं कहीं सेना विद्रोह लिखते थे, सेना नहीं है, कोई भी विद्रोह कर दे, चाहे जनसंख्या क्यों ना कर दे, कोई जनता क्यों ना कर दे, की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन को सिर्फ एक फोन घुमाया और फोन घुमा के बोली कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए कल सुबह 25 जून को, और राष्ट्रपति उठे और उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से देश में आपातकाल लग गया। आर्टिकल किसके, 352 के तहत। एक महिला के कहने पर देश में आपातकाल लग गया, ये गलत था क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया था। इसके बाद जब सरकार हटी, इनकी नई सरकार आई मोरारजी देसाई, तो ये कंडीशन बना दी कि राष्ट्रपति जब तक कि लिखित सिफारिश ना मिले, कागज ना मिले लिखा हुआ कि आपको आपातकाल लगाना है, और ये मंत्री परिषद सलाह देती है, एक महिला या एक आदमी के फोन पे नहीं, मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर ही आप आपातकाल लगाएंगे और वो आपके पास होना चाहिए लेटर। तो पहले इंदिरा गांधी के टाइम में लिखित का चक्कर ही नहीं था, ये बाद में चेंज किया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये कंडीशन बना दी कि अगर ऐसा नहीं है ना आपके पास लिखित तो आप मानेंगे नहीं। आपको पता है ना, सारे काम लिखित में होते हैं इंडिया में। आपने जमीन बेची, आपने जमीन ली,
आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, तो लिखित अब मैं कह दूं मैं जो हूं डबल एमए और पीएचडी और कुछ कुछ हूं, तो कौन मानेगा? मेरे पास कागज हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, अदरवाइज कोई प्रूफ नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि आपको रोजमर्रा के जीवन में प्रूफ नहीं करना पड़ता, लेकिन जब भी आप नौकरियों के लिए जाते हैं, देखो आपकी 10वीं की मार्कशीट देखी जाती है, 10वीं का नाम चेक करने के लिए, 10वीं की प्रतिशतता चेक करने के लिए आपका जो 12वीं का लेटर ये है मार्कशीट है, ये भी देखी जाती है। फिर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा जो कि कंपलसरी था, मान लीजिए टीचर बनना है तो आपने जेबीटी, बीएड, एमएड कुछ किया हो, वो भी जरूरी है। अगर आप किसी खास विशेष जाति को बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, देखा होगा ना आपने। आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र चाहिए, इतने साल पुराना ही हो। ये सब चीजें क्या क्लियर करती हैं कि आपने वो अचीव किया जो आप दावा कर रहे हैं कि भाई मैं बीए पास हूं, मैंने जेबीटी कर रखी है, या मैं स्पोर्ट्स में फिजिकल में मैंने ये कर रखा है, इसलिए मैं एलिजिबल हूं। हर चीज लिखित होती है ना। आपके सिर्फ जाके खड़े हो जाने से डीवी की चेकिंग आए और आप चले जाएं कि मुझसे कुछ पूछ लो, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास कागज नहीं है, तो कहेंगे भागो यहां से, कोई नहीं सुनता। अब यही बात यहां हुई कि पीएम ने फोन किया नहीं किया, किसने सुना? हमें क्या पता आपने पावर का मिसयूज किया हो, कल मान लो पलट जाए पीएम कहते मैंने तो फोन ही नहीं किया, तो दिक्कत का काम है ना। लिखित सिफारिश होगी, कागज देखो जी इस सरकार ने मुझे कहा, राष्ट्रपति दावा करेगा देखो जी इस सरकार ने मुझे कहा और मुझे लगाना पड़ा आपातकाल। यानी इससे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में जो गड़बड़ हुई उसके ऊपर प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन, और कहा आज के बाद अगर लिखित नहीं मिला ना तो आप आपातकाल नहीं लगा सकते। और लिखित कब होगा? जब सारे लोगों को पता होगा। इंदिरा का तो पता ही नहीं चला, उनकी सरकार को भी नहीं पता था, अंदर के मंत्रियों को, कि ऐसा होने वाला है। रातों रात फोन करके प्लानिंग करके सब कुछ खत्म हो गया। तो ये अब आपके बाद नहीं हो सकता, अब लिखित चाहिए। ठीक है, तो लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, लिखित सिफारिश पर फिर राष्ट्रपति लगाएगा, वरना नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। दो संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं, क्या क्या? एक तो 1978 वाला, कौन सा है ये? 44वां। ध्यान से सुनो, एक 42वां इंपॉर्टेंट है जो कि इंदिरा गांधी ने 1976 में किया, और एक 44वां जो कि इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो अपनी पावर का मिसयूज किया ना, उस मिसयूज को खत्म कर दिया इन्होंने। एक एग्जांपल देती हूँ, इंदिरा गांधी ने लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो आज की डेट में 5 साल है, इंदिरा गांधी ने उसको 1-1 साल बढ़ा दिया था अपने लिए कि भैया लोकसभा से 6 साल की चलेगी। गलत था ना, क्योंकि इनके टाइम में गड़बड़ हुई थी तो अपने आप बना के बैठ के कि भाई 1 साल और बढ़ा दो। लेकिन जब ये सरकार आई, नई सरकार, तो इन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं 1 साल बढ़ाने की, वापस से कितना कर दिया? 5 साल का। एक चेंज नहीं हुआ, ये तो मैं कभी कभी एक बताती हूँ, ढेर चेंज हुए। इंदिरा गांधी की सरकार को कहते हैं अपना खुद का संविधान लिख के बैठ गई, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी लघु कह लीजिए या छोटा कह लीजिए, लघु संविधान है ये, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अपना खुद ही लिख के बैठ गई, इतने सारे चेंजेस किए। इंदिरा गांधी ने ही कहा था, जितनी सारी बातें हैं ना कि तुम लोगों को मौलिक कर्तव्य निभाने हैं, तुम अधिकारों के लिए बड़ा लड़ते हो, पहुंच जाते हो सुप्रीम कोर्ट, कर्तव्य निभाओ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर, याद होगा मैंने डिटेल से पढ़ाए थे कि हमारे 10 कर्तव्य है, फिर बाद में 11वां भी जुड़ा। इसके बाद इसी अमेंडमेंट में कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो ऊपर है और मौलिक अधिकार नीचे हैं। नीति निर्देशक देश राज्य की मर्जी होती है और मौलिक अधिकार आदमी के ऊपर होते हैं। तो इसने कहा तुम्हारे नीचे अधिकार, नीति निर्देशक ज्यादा ऊपर है। चलिए ये कुछ एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे हैं। तो 44वां 78 में हुआ, ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति जो कि था पहले के आधार पर नहीं, अब नहीं चलेगा। किसने किया ये किया मोरारजी देसाई ने, क्योंकि वो पहले गैर कांग्रेसी जो बने हैं देश में वो पीएम थे। तो उन्होंने कहा आज के बाद ये शब्द यूज नहीं होगा, बल्कि क्या शब्द यूज होगा? सशस्त्र विद्रोह। अगर जनता कहीं शस्त्र लेके इकट्ठी हो गई है, 10-20 हजार 50 हजार लाख लोग, कि भाई चाकू तलवार और छुरी और कटार लेके, तो फिर आपातकाल लग सकता है, के आधार पर की जाएगी। तो 3 कारण में से एक बदला है, 2 एज इट इज है, युद्ध, बाहरी आक्रमण, आपात उसको हटा के आंतरिक को नया ले आए, सशस्त्र वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात उद्घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। क्या कह रहे हैं? देखो, जो राष्ट्रपति ने कह दी, घोषणा कर दी, वो 1 महीने तक चलेगा। लेकिन 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा से पारित करानी पड़ेगी, फिर 6 महीने चलेगी, फिर दोबारा पारित, फिर 6-6 महीने करके अनिश्चित काल के लिए।
ठीक है। 1 माह तक प्रवर्तन मतलब पावर में रहती है यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत, लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतने लोगों को राजी करना तो बड़ी बात होती है, 2/3 बहुमत से अनुमोदित मतलब हाँ कर दे, करवा लिया जाता है तो वो 6 माह तक प्रवर्तन में फिर से चलेगा और संसद इसे पुनः 6 माह के लिए बढ़ा सकती है, अनंत काल के लिए। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। समझ में आ गया? लिखित सिफारिश गई, लगा दिया आपातकाल। 1 महीने तक लगेगा बस। उस 1 महीने में लोकसभा से पारित कराओ जहां विपक्षी भी बैठे हैं, राज्यसभा से पारित कराओ और सिर्फ 50% से पारित नहीं कराना, 2/3 से पारित कराओ। अगर इतने मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो ये खत्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। तो देखो ये कंडीशन दोबारा 1 माह तक चलती है, संसद के 2/3 यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा सबका होना चाहिए और 6 महीने तक चलेगी। ऐसी कंडीशन में फिर दोबारा से संसद 6 महीने के लिए अनंत काल तक बढ़ा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुतों की समझ में नहीं आता लास्ट तक भी, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10, क्या कह रहे हैं ये, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545, अब तो 43 है, कि 1/10, ये 1/10 क्या है, कोरम। इतने लोग लिखित में दे दें भाई आपातकाल खत्म करो तो 14 दिन में बैठक बुलाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष को भी दे सकते हैं कागज और राष्ट्रपति को भी। 1/10 सदस्य आपात उद्घोषणा को वापस लेना है, भाई वापस करो, ये बहुत हो गया। संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना किसको दे दें, अगर सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, और अगर नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति को। नहीं है तो राष्ट्रपति, है तो लोकसभा का स्पीकर। कितने लोग, 1/10। इसके लिए विशेष की जरूरत नहीं है, फिर इसको पारित करेंगे साधारण में। साधारण मतलब 50% + 1। ठीक है, तो ऐसी सूचना के प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर, अब राष्ट्रपति कहेगा बैठो भी, बैठक बुलाओ, लोकसभा की बैठक आयोजित की जाएगी। ये कंडीशन समझ में आई? जब लगाना था तो 1 महीने, लिखित सिफारिश मिल गई, लगा दिया। 1 महीने सिर्फ, उस 1 महीने में किस किस से पारित कराओ, लोकसभा प्लस राज्यसभा। कैसे पारित कराओ, विशेष बहुमत से, मतलब 2/3 बहुमत से। अगर आप पारित करा लेते हैं तो ठीक है, लगा रहेगा। कितने महीने, 6 महीने। 6 महीने में दोबारा पारित कराओ, फिर 6-6 महीने करके कराते रहो जब तक कि आपको लगे कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। इसका अनंत काल, अनिश्चित काल के लिए हटाना हो तो 1/10, बहुत छोटा है 1/10। 1/10 का मतलब आप लगा लीजिए आज के टाइम में 53-54 आदमी, बस इतने आदमी लिख दें। अगर सत्र चल रहा है तो अध्यक्ष को दे दे कागज, नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति को। 14 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी और सिर्फ साधारण सा बहुमत कह दे हाँ हटा दो तो हट जाएगा। तो बहुत आसान कंडीशन है हटाने की। लगाने की कंडीशन बहुत टफ है। चलिए नेक्स्ट देखें। यदि लोकसभा देखो साधारण बहुमत से, साधारण समझे, 50% + 1, आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उसे वापस लेने के लिए बाध्य है। साधारण से बहुमत से कह दे हाँ भाई वापस ले लो, लेकिन लगाते टाइम विशेष बहुमत था, 2/3 वाला। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, भारत में अब तक 3 बार 26 अक्टूबर 1962 चाइना का अटैक था। 62 से 68 तक चीनी आक्रमण के समय राष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राधा कृष्णन वही हैं जिनकी याद में आप टीचर्स डे मनाते हो, जो पहले भारत रत्न प्राप्त करता थे 1954 में, और जो 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर रहे, 52 से 62 और 62 से 67 तक देश के राष्ट्रपति रहे। क्योंकि जुलाई अगस्त में बन जाते थे तो इसलिए इनके टाइम में अक्टूबर में चाइनी अटैक हुआ था। प्लानिंग तो खैर उनकी पहले से थी। नेक्स्ट देखना, 13 दिसंबर 1971 जब हमारे ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, ये 71 से 77 तक पाकिस्तान के आक्रमण के समय राष्ट्रपति वीवी गिरी थे इनके टाइम में। और 26 जून 75 को 77 तक आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। यानी आज तक इंडिया में 352 3 बार लगा। एक 1962 में वो 6-6 महीने करके 68 तक खींचते रहे, 1971 में वो 6-6 महीने करके 77 तक खींचते रहे, फिर 75 बीच में था फिर भी लगाया क्योंकि कारण बदला। 65 की लड़ाई में ऑलरेडी आपातकाल लगा हुआ था ये वाला, तो दोबारा क्यों लगाते। लेकिन 71-77 के बीच में एक तो आक्रमण का था, फिर ये आंतरिक अशांति, शब्द बदलाना क्योंकि पावर का तरीका बदला इसलिए दोबारा लगाया गया। ये इंदिरा ने मिसयूज किया था अपनी पावर का और तब तक लिखित सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ एक फोन पे आपातकाल लगा दिया था फखरुद्दीन अली अहमद ने। लेकिन इसके बाद जब सरकार बनी मोरारजी देसाई का, तब ये नियम
बना कि भाई अब के बाद लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रपति नहीं लगा सकता, और लिखित सिफारिश के बाद 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा की बैठक जिसमें कि 2/3 पारित करेंगे, तब 6 महीने तक चलेगा, वरना नहीं। ठीक है, तो ये सब समझ के याद कर लेना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें याद कराया था, एक बार देखो जरा, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। क्या था ये 62 की जो युद्ध था, चीन ने किया था, और चीनी किसको पसंद है? राधा कृष्ण को भोग लगता है चीनी का। कृष्ण भगवान चीनी, माखन मिश्री, मिश्री चीनी की बहन मान लो। इसके बाद अगला था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कैसी हरकत की थी? बहुत ही गिरी हुई। तो पाकिस्तान के अटैक के टाइम पे गिरी थे, और चीनी का भोग लगता है राधा और कृष्ण को। और जो तीसरा लगा था ये 75 वाला, आंतरिक अशांति। तो एक फोन गया था ना, फ से फखरुद्दीन, तो फोन किसको गया था? फखरुद्दीन अली अहमद को। तीनों याद रखना, बाद में भूल, इतना सब कुछ हो जाएगा ना मटेरियल, फिर तुम्हें लगेगा यार क्या याद रहेगा, पता नहीं क्या वहां याद आएगा कि नहीं आएगा। बहुत आसान है। 62 में हमारे ऊपर चीन ने अटैक किया। चीनी पसंद है राधा कृष्ण को, कृष्ण भगवान को। पाकिस्तान की हरकत बहुत ही गिरी हुई थी, वीवी गिरी थे। और तीसरा आंतरिक अशांति का फोन गया था, किसको गया था? फखरुद्दीन अली अहमद को। तभी तो आंतरिक अशांति हटा इसके बाद ही। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ढंग से याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति शासन, नाम बदल गया देखो, पहले था राष्ट्रीय आपातकाल, अब नाम है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 कहाँ लगेगा? राज्य में। कितने महीने? 2 महीने। लोकसभा राज्यसभा से पारित करा लो, 6 महीने करके 1 साल। ज्यादा ही खराब स्थिति हो तो 3 साल, और उससे भी आगे बढ़ाना हो तो अमेंडमेंट करवाओ। देखो क्या कहते हैं, राज्यों में पहला चेंज तो यही है कि ये कहाँ लगता है? राज्यों में। वो देश में लगा था, फर्स्ट चेंज है ये। देखो राज्यों में लगेगा, देश में नहीं लगता। ये क्यों लगेगा? संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। संविधान में जैसे लिखा है वैसे राज्य काम नहीं कर पा रहा। राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, घोषणा राष्ट्रपति करेगा, पर पावर आएगी राज्यपाल के हाथ में। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक पुनर्विलोकन, मैंने बताया ना, अगर ऐसा हो गड़बड़ है भाई, जानबूझ के लगवा दिया राष्ट्रपति शासन ताकि सीएम काम ना कर पाए, तो न्यायिक पुनर्विलोकन है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा भाई क्यों लगाया तुमने आपातकाल, ऐसा कब कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया, अगर सेंटर में भी बीजेपी बैठी है आज, और स्टेट में भी किसी में बीजेपी बैठी है, नहीं स्टेट में बैठी है कांग्रेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट से चिड़ेगा ना भाई, ये सबके साथ है। कांग्रेस होती तो वो भी चिड़ती अगर यहाँ बीजेपी होती। तो यहाँ राष्ट्रपति बीजेपी का है आज की डेट में, पीएम बीजेपी के हैं, राज्यपाल। अब राज्यपाल ही तो सारी खबर देता है। 15 दिन की रिपोर्ट राज्यपाल के यहाँ से जाती है ना, गृह मंत्री के पास, यानी पीएम के खास आदमी के पास, और वही एक पार्टी के हैं सारे। तो अब ये राज्यपाल चाहेगा कि ये आदमी हटे, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर दो और ये हट जाए, पावर का यूज ना कर पाए, तो ये राष्ट्रपति शासन लगवा दे। लेकिन अगर इसने ऐसा किया और उस आदमी को लग रहा है कि यार ऐसे कैसे हमारी सरकार हटवा दी इसने, या विधानसभा क्यों भंग करवाई जबकि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो कोई ना कोई प्रूफ तो होता है ना हर किसी के पास, मैं बेगुनाह हूं, तो उस कंडीशन में न्यायालय पहुंच जाएंगे ये कि जी ऐसे कैसे लगा दिया। और ऐसा कई बार हुआ जब न्यायाधीश ने कहा कि तुमने गलत किया, क्यों लगाया राष्ट्रपति शासन। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन 352 में न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है के अधीन है। राज्य में आपात घोषणा के पश्चात संघ यानी देश उसके न्यायिक काम छोड़ देगा, राज्य प्रशासन को अपने हाथ में ले लेगा, समस्त कामों को अपने हाथ में ले लेगा। अपने हाथ मतलब राष्ट्रपति थोड़ी आएगा, राज्यपाल, तो राज्यपाल हीरो बन गया। अब राज्यपाल के सिर पे हाथ है राष्ट्रपति का और पीएम का, तो वो तो मजे कर सकता है। इसीलिए कहा न्यायिक पुनर्विलोकन है, गड़बड़ करेगा सीधे न्यायालय। ठीक है, जिसका संचालन राज्यपाल द्वारा, तो सारा काम किसको दे दिया? राज्यपाल को। अगर राज्यपाल चिढ़ता हो सीएम से तो वो तो मुंह उठा के कोई भी अपना लगवा दो राष्ट्रपति शासन, लेकिन फिर देख लेना कि कहीं बात बने, बड़ी बन जाए और फिर जाए सुप्रीम कोर्ट और फिर न्यायाधीश कहें कि तुमने गलत किया, फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए फिर तो फंस जाएगी ना सरकार, पीएम राष्ट्रपति सब फंसेंगे। इसलिए कोशिश करते हैं कि बिना जरूरत के ना लगवाया जाए 356, फिर भी बहुत बार लगाया गया। ठीक है, तभी तो गिनती नहीं है कि कितनी बार लगाया गया। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल आपात उद्घोषणा की अवधि कितने महीने होती है? देखो जरा, राज्यपाल आपात उद्घोषणा की अवधि 2 माह होती है, 2 महीने तक चलेगा। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमोदन करना होता है। अगर मान लो किसी को 1 महीने में हटाना है तो संसद से मत पूछो, क्योंकि 2 महीने तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो ना। तो अगर इससे ज्यादा के लिए
किससे पूछना पड़ेगा? संसद से। तब ये 6 माह तक हो जाती है। अगर संसद हाँ कहेगी तो ये 6 महीने तक जाएगी, वरना 2 महीने में तुम्हें लगे स्थिति ठीक हो गई तो मत जाओ संसद के पास। 2 महीने तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो 2 महीने। उसकी कितनी थी? 1 महीने। 1 महीने से ज्यादा है तो फिर संसद से पास करा लो। ठीक है, नेक्स्ट देखें। लगातार अधिकतम आज तक मैक्सिमम कितना लग पाया है? सबसे ज्यादा 3 वर्ष तक। वैसे तो 5 वर्ष मैंने एग्जाम्पल दिया था, लिखित में 3 वर्ष है। एक राज्य में प्रवर्तन में रह सकती है। अगर वैसे कहे ना 3 साल की कंडीशंस थी, पहली कंडीशन और दूसरी क्या थी ये? अगर चुनाव आयोग लिख कर दे दे कि भाई जिस राज्य में ये लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन, वहां इलेक्शन कराने की स्थिति नहीं है, तो माना जाएगा। या अगर मान लीजिए देश के किसी एक हिस्से में राष्ट्रपति शासन लगा है, मान लो नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रपति शासन नहीं, आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसी टाइम पे अगर किसी राज्य की स्थिति खराब है तो फिर इसको बढ़ा सकते हैं, 1 साल से ज्यादा 3 साल तक कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन तो बहुत रफ एंड टफ टाइप की है ना, ऐसा हमेशा थोड़ी हो सकता है। इसीलिए जनरली 1 साल तक ही इसको रखा जाता है। 1 साल तक इसकी पावर राज्यपाल यूज करता है, फिर ऑटोमेटिकली या तो विधानसभा के इलेक्शन कराए जाते हैं, नहीं तो दोबारा से उसको जो सस्पेंड किया था वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन बहुत रेयर केसेस में आती हैं। दोनों मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगा? पंजाब में। मैंने आपको बताया था पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाके ऐसे हैं जहां डिस्प्यूट रहा सदा से, हमेशा, क्योंकि पंजाब से अलग कर दो एक हिस्सा, खालिस्तान बना दो, 84 के दंगे आप जानते हैं, उससे पहले की स्थिति आप जानते हैं, स्वर्ण मंदिर पे कैसे अटैक हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ, तो वो सब चीजें बहुत पुराने टाइम से चल रही थी। और पंजाब क्योंकि पाकिस्तान का भी हिस्सा था तो एक डिस्प्यूटेड एरिया था, वो कह रहे थे भाई हमें अलग होना है, तो वहां सबसे पहले लगा। और देखो आजादी के तुरंत बाद, संविधान के तुरंत बाद लग गया। उसके बाद पेप्सू में, PEPSU, पंजाब एंड ईस्टर्न, ये पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, यहां लगा। फिर तो लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, सबको हम पढ़ नहीं सकते, ढेरों जगह लगा। सर्वाधिक समय तक इस अनुच्छेद का प्रयोग पंजाब में हुआ और ये अमेंडमेंट के साथ हुआ था 87 से लेके 92 तक। आतंकवाद का बहुत ज्यादा साया रहा था इस टाइम पर यहाँ। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लगा, केवल 1 सप्ताह, 7 दिन के लिए। भाई 2 महीने तो संसद से पूछना भी नहीं पड़ता, तो पूछना ही नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, बहुत इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जिनमें आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, कभी नहीं लगा। ये पूछ लेंगे, पहला पंजाब में पेप्सू में लगा, नहीं लगा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। लास्ट आ गया अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल, जो कभी यूज ही नहीं हुआ, और होगा तो लिखा नहीं है कि कितने महीने चलेगा। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु 2 माह के भीतर दोनों सदनों से इसका अनुमोदन लेना आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति शासन की तरह। वित्तीय आपात की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है, किंतु भारत में अब तक इस आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है। ये फाइल आपकी कंप्लीट, अगर कभी हुई तो ये संविधान में भी नहीं लिखा, शायद उनको होगा ही नहीं कि कभी ऐसी स्थिति आएगी कि कितने महीने तक लगा रह सकता है। ये लिखा है 2 महीने में परमिशन ले लेना, इसके लिए ना अनंत काल लिखा, ना 1 साल, ना 3 साल। ठीक है, तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए। ये सारी फाइल जो है एक बार तुम भी अपने आप सेल्फ स्टडी में पढ़ लेना, जो भी किताब तुम्हारे पास हो, चाहे लूसेंट हो चाहे अरिहंत हो, कोई भी, उससे पढ़ लेना, सब कुछ तुम्हें क्लियर हो जाएगा। किताब पढ़ने से ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, फिर लगता है कि हाँ हमें चीजें समझ में आ गई। सिर्फ सुनने मात्र से तैयारी नहीं होती, उस चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये अगेन एंड अगेन लगातार रीडिंग करते जाओ। आज पढ़ना, 4 दिन बाद फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर आपको चीजें बिल्कुल दिमाग में सेट हुई मिलेंगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बस इसके बाद कल मैं आपको पढ़ा दूंगी पंचायती राज, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी संविधान संशोधन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ा दूंगी। हो सकता है वो 2 दिन ले या हो सकता है 1 दिन में हो जाए, देखेंगे वो कैसा हिसाब बनेगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिर संविधान के बाद एक बचा हुआ टॉपिक रह जाएगा पंचायती राज। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पीछे छोड़ दिया था हमने किस देश के संविधान से क्या लिया, उसको भी कराऊंगी मैं। वो जानबूझ के छुड़वाया था क्योंकि तब तक आप लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आप समझ पाते, लेकिन अब आप पूरे तैयार हैं, अब आप समझ सकते हैं उस टॉपिक को। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।